Hello student, how are you? Everything is fine? Okay, so I welcome all of you to the 10th series of biology. और आज का जो मेरा लेक्चर है क्लास 10th बायो, और हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? देखो, थोड़ा सा बेसिक आप समझिए। जैसे आप भोजन खाते हैं, खाने के बाद में उसका डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है ब्लड में, है ना। और ब्लड क्या होता है? पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। जहां पे भी न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वहां पे वो ब्लड उस न्यूट्रिएंट को डिलीवर करता है। जैसे मान लीजिए आप ब्रेन की सेल की बात करें, ब्रेन की सेल में मान लो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है तो उस सेल को ग्लूकोज डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं पहुंचा सकता है। डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम तो उस सेल तक तो उस ग्लूकोज को नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन को रिस्पायरेटरी सिस्टम तो नहीं पहुंचाता है ना। या आपके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे यूरिया की बात करें, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, उसको क्या किया जाता है? फिल्टरेट किया जाता है ना। तो डायरेक्ट जहां पे फॉर्मेशन हुआ तो वहां पे डायरेक्ट किडनी जाके उस यूरिया को पकड़ के बाहर तो नहीं लेके जाता है ना। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन या गैस का ट्रांसपोर्टेशन या फिर वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म होता है उसका रिमूवल, इन सब कामों के लिए क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जो सारे मटेरियल को, सारे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है ना। उसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या करता है? वो ग्लूकोज हो, चाहे जो भी न्यूट्रिएंट है, या हार्मोन्स हो, या फिर गैस हो, सबका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। जैसे फंक्शन की बात करें, मान लो फंक्शन लिखते हैं यहां पे। फंक्शन, पहला फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का जो सर्कुलेशन होता है ना, यानी जहां पे न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। ठीक है। दूसरा फंक्शन आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। गैस में क्या, कौन सा गैस? जैसे मान लो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैस का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गन में या किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम तो वहां तक तो कनेक्टेड है नहीं जो डायरेक्ट वो वहां पहुंच जाए, ऑक्सीजन लेके और जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंच जाए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ब्लड में, और ब्लड क्या करता है? पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। तो वो ब्लड उस सेल को ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और उस सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम में तो नहीं आएगा, तो वो क्या होता है? ब्लड में ट्रांसफर होता है। अब फिर ब्लड सर्कुलेट करते रहता है हमेशा, है ना। सर्कुलेट करते करते ब्लड कहां पे पहुंचा? जो जहां पे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास जो कैपिलरी का नेटवर्क है वहां पहुंचता है। फिर कैपिलरी से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है ना। और वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड में। आ रहा समझ में? उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स
हार्मोन 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 का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। जैसे आप देख, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में अंदर में होता है ना, वहाँ पे कुछ हार्मोन का सिंथेसिस होता है और उसका टारगेट ऑर्गन कोई कहीं और है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट उस हार्मोन को उस टारगेट तक तो नहीं पहुंचाएगा, तो उसके लिए भी क्या है, कोई ना कोई सिस्टम चाहिए उसको ले जाने के लिए। तो उसको ले जाने के लिए भी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन को ब्लड में रिलीज करता है और ब्लड घूमते रहता है और जहाँ पे उस हार्मोन का टारगेट है वहाँ पे वो पहुँचता है और वहाँ पे वो काम करता है। आ रहा है समझ में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। जिसे एक और मान लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे मान लीजिए यूरिया की बात करें, है ना, तो इसको बॉडी में जो फॉर्म होता है उसको रिमूव करना पड़ता है ना। तो डायरेक्ट वो यूरिया जहाँ पे बनता है तो वहाँ पे किडनी तो नहीं पहुँचता, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई वहाँ पे कनेक्शन तो है नहीं जो वहाँ से यूरिया को डायरेक्ट खींच ले। तो वो क्या करता है, ब्लड में ट्रांसफर करता है और ब्लड घूमते रहता है ना। और घूमते घूमते कहाँ पे पहुँचा, किडनी में, और किडनी में वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ से किडनी के द्वारा यूरिया को बाहर निकाला जाता है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंसेस है बॉडी में, है ना, और उसको एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है उसके लिए कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या करता है, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है। देखो इसका कंपोनेंट क्या है। एक होता है तुम्हारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा क्या आपका, लिम्फेटिक सिस्टम। एक हो गया ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों मिल के एक होता है पोर्टर सिस्टम होता है, जो कि आपको 10th में नहीं पढ़ना है, वो आगे 11th में इसको पढ़ना है। आपको डिटेल इसके बारे में और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो 11th का लेक्चर आप देखिए, वहाँ पे और इससे भी ज़्यादा डाइवर्स करके बताया गया है। ठीक है, देखो अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है ना। ब्लड वास्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, कंपोनेंट। तो पहला तुम्हारा हार्ट है, क्या है, हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, है ना। पंपिंग ऑर्गन की बोल सकते हैं, ये क्या करता है, पंप करता है ना, जिसकी वजह से ब्लड का क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड पहुंचता है ना। दूसरा है तुम्हारा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या करता है, तो जो ब्लड मूव करता है, तो किस में मूव करता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी को कहते हैं ब्लड वेसल्स। उसी में ब्लड वेसल्स में ही ब्लड मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। तीसरा है तुम्हारा ब्लड, है ना। यानी इन तीनों मिल के क्या बनाता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, या इसी ब्लड वास्कुलर सिस्टम को आप बोल सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। तो पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्लड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां पे एक रफली डायग्राम बनाया गया है, इसी तरीके का डायग्राम होता है जनरली, है ना। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है
4 चेंबर का होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो केवल आदमी का हार्ट यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको डायग्राम यहां पे बनाना है ना। देखो 4 चेंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके का चेंबर बना हुआ है। ऊपर वाले 2 चेंबर को आर्टरियम बोलेंगे और नीचे वाले 2 चेंबर को वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। और आर्टरियम, दोनों आर्टरियम क्या सेपरेट है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक वाल, है ना। एक क्या 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 है, तो इंटर आर्टरियल सेप्टम। ये क्या है, इंटर आर्टरियल सेप्टम, जो दोनों आर्टरियम को सेपरेट करता है, ठीक है। उसी तरीके से वेंट्रिकल्स में भी आपको इस तरीके का एक दिख रहा होगा, है ना। ये भी क्या करता है कि दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। इस साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम, इस साइड वाले को बोलेंगे राइट आर्टरियम। उसी तरीके से इस साइड वाला होगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल और इस साइड वाला क्या होगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। आपको जैसे आप पढ़ते होंगे तो उस समय आपको जैसे कॉपी पे आप लिखते होंगे तो राइट साइड वाला आपको इस साइड दिखता होगा, लेफ्ट साइड इस साइड आपका लेफ्ट होता है ना। लेकिन यहां पे क्या करना है, तो ऐसे आप खड़े हो जाना है और जो आपको राइट हैंड जिस साइड होगा वो राइट साइड होगा और लेफ्ट हैंड जिस साइड होगा वो उस साइड आपका लेफ्ट साइड होगा, है ना। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियम, इसको बोलेंगे राइट आर्टरियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद में देखो एक वाल इस तरीके से आर्टरियम और वेंट्रिकल्स दोनों को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां से इस तरीके से दिख रहा होगा, है ना। ये क्या करता है, आर्टरियम और वेंट्रिकल को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके का एक आपको सर्कुलर टाइप में दिखता होगा, ये क्या है, एपर्चर है, क्या यहां पे एपर्चर है, एपर्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इसी एपर्चर होते हुए ब्लड जो है आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है ना। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है ब्लड, इसी एपर्चर होते हुए। और दोनों एपर्चर के पास में एक भाल्व लगा रहता है, एक भाल्व यहां पे लगा हुआ होता है और एक भाल्व यहां पे लगा हुआ होता है, ठीक है। राइट साइड में जो लगा हुआ है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो लगा हुआ है, नाम से ही लग रहा है राइट, राइट टी आ रहा है, यानी ट्राइकॉस्पिड भाल्व। यहां पे जो लगा होगा ट्राइकॉस्पिड भाल्व। इसके बाद में यहां पे देखिए, आप एक याद कर लोगे दूसरा ऐसे याद हो जाएगा। इस साइड जो लगा होगा लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो भाल्व लगा हुआ है उसे बाइकॉस्पिड भाल्व बोलेंगे। भाल्व का काम क्या होता है आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा भाल्व एक यहां पे भी लगा हुआ रहता है, एक यहां पे भी भाल्व होगा और एक यहां पे भाल्व होगा। तो इस भाल्व को बोलते हैं सेमी लूनर भाल्व। क्या बोलेंगे, सेमी लूनर भाल्व, सेमी लूनर भाल्व, ठीक है। भाल्व का काम होता है जो बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड उसे रोकने का काम करता है ना। यहां पे जो क्या कहते हैं बाइकॉस्पिड भाल्व लगा हुआ है, तो जिस समय वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें जो ब्लड है इस आर्टरियम में ना आ जाए, उसी को रोकने के लिए यहां पे बाइकॉस्पिड भाल्व लगा हुआ है। उसी तरीके से यहां पे ट्राइकॉस्पिड भाल्व देखिए, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें जो ब्लड है वो ब्लड इसमें ना आ जाए, इसी को रोकने के लिए यहां पे ट्राइकॉस्पिड भाल्व लगा हुआ है। यानी कि जिस समय एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय ये दोनों भाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है और ब्लड फिर क्या होता है, एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में मूव करता है। आ रहा समझ में मैकेनिज्म, अभी यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, सबका नेमिंग आपको ढंग से अच्छे से आपको देखना है और अच्छे से इसको याद करना है, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी इस तरीके का आपको डायग्राम मेंशन कर देगा पेपर में और कहेगा एबीसीडी आपको डाल देगा, कहेगा इसका नाम सब क्या है, नाम आपसे लिखने के लिए हो सकता है कहीं पूछ दे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या कीजिए, इसको यहां से उठा के आप यहां पे ले आइए, इस डायग्राम में आप सेटअप कीजिए, है ना। तो इस साइड हो गया तुम्हारा राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद में देखो एक यहाँ पे हम लंग बनाए हुए हैं, है ना। लंग एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रफली यहाँ पे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे है तुम्हारा क्या, एक कैपिलरी है, यहाँ पे ये भी तुम्हारा कैपिलरी ही है और ये भी तुम्हारा कैपिलरी है। ये वाला कैपिलरी आपके लंग में जो एल्वियोलाई होता है, लंग में जो एल्वियोलाई होता है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, वहां पे एल्वियोलाई के साथ एक क्या होता है, पूरा एकदम चिपका हुआ रहता है। चिपका हुआ नहीं बोल सकते, मतलब पूरा सटा हुआ रहता है, ठीक है। यानी एल्वियोलाई के चारों साइड से ये क्या करता है, कैपिलरी घेरे हुआ रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कैपिलरी है, वो कैपिलरी क्या करता है, उस सेल हो चाहे ऑर्गेन हो चाहे टिश्यू हो, उसके साथ ये क्या रहता है, सटा हुआ रहता है इस तरीके से। ये सेल है तुम्हारा, मान लिए हैं ये सेल, और सेल के साथ एक कैपिलरी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे सटा हुआ। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, या जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी वेस्ट मटेरियल है, या उस सब का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है कैपिलरी वाले रीजन में, है ना। कैपिलरी और सेल के बीच में जो एक्सचेंजिंग होता है यहीं पे होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो आप देख रहे हैं वो आर्टरी का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, आर्टरी का। यहां से आर्टरी आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, जो हार्ट से कनेक्टेड होता है उसको एरोटा बोलते हैं, है ना, एओर्टा। उसके बाद में उसमें फर्दर डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं। फिर उसमें डिवीजन होगा तो उसको आर्ट्रियोल बोलेंगे। उसी तरीके से भेन में मेन भेन जो होता है, भेना कावा होता है, उसके बाद भेन होता है, उसके बाद भेन्यूल होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, है ना, पूरी होल बॉडी में, यानी आपके जहां पे भी है, यानी ये पूरी होल बॉडी में आर्टरी और भेन का नेटवर्क फैला हुआ है, और उसी में ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। आर्टरी और भेन का जो नेटवर्क है आपके पूरी होल बॉडी में है, और उसी नेटवर्क में ब्लड क्या करता है, मूव करता है, यानी सर्कुलेट करता है ना। और ब्लड क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट है, हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल है, गैस है, उसका क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। समझे बात को। तो आर्टरी जो होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाने का काम करता है। यानी ब्लड जो है हार्ट से अलग अलग बॉडी के अलग अलग हिस्सा में जो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में जो जाता है, वो आर्टरी के नेटवर्क के द्वारा, यानी आर्टरी का जो नेटवर्क है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। उसी तरीके से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो रिसीव करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उस सेल के अंदर में जो फॉर्म हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो ब्लड ले लेता है, यानी वो गैस ब्लड में ट्रांसफर होता है ना। और वो ब्लड भेन का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क होते हुए फिर फर्दर कहां पे पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है। आ रहा है समझ में। अब इस हार्ट से फिर कहां पहुंचा, लंग के पास। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहां पे पहुंचा, लंग में। और लंग में क्या होता है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन इंटर होता है, यानी इन करता है। तो यहां पे फिर क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। देखो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या था। ऑक्सीजनेटेड का मतलब हुआ ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड, ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा अप्रोक्स 90 प्लस होता है, ठीक है।
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है अप्रोक्स 5 to 10%, ये वैरी करते रहता है, कभी 5 to 10 या हो सकता है 10 से 5 to 20 भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये परसेंटेज वैरी करता है, यानी आप ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि इसमें जो परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के ब्लड क्या होता है बॉडी में आपका सर्कुलेट करते रहता है। देखो जैसे शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, आर्ट्रियम से। देखो जिस समय आर्ट्रियम में ब्लड रहता है उसके बाद क्या होता है कि आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां पे जो भाल्व लगा हुआ है, यहां पे जो भाल्व लगा हुआ है वो भाल्व क्या होता है ओपन हो जाता है। यहां पे भी जो भाल्व लगा हुआ है यानी बाइकॉस्पिड भाल्व और ट्राइकॉस्पिड भाल्व, दोनों भाल्व ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड है, दोनों ब्लड कहां पे पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, दोनों जगह पे ब्लड आ गया। जैसे ही ब्लड यहां पे आता है तुरंत उसके बाद जस्ट ही क्या होता है, ये रिलैक्स होता है। जैसे ही ये रिलैक्स होता है तो क्या होता है, ये भाल्व जो है बाइकॉस्पिड भाल्व और ट्राइकॉस्पिड भाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्लोज हो जाने के बाद में फिर क्या होता है, ये रिलैक्स हुआ तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बैकवर्ड फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम में ब्लड नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहां पे भाल्व लगा हुआ है। भाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें प्रेशर जनरेट होगा, तो इसमें जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं मूव करेगा, है ना। तो कहां मूव करेगा, तो ये ब्लड मूव किया कहां पे, एरोटा में, और इधर वाले ब्लड मूव किया आपका पल्मोनरी आर्टरी में। समझे बात। अब देखिए इसके बाद में जब ये रिलैक्स होता है तो रिलैक्स होने की वजह से यहां पे जो भाल्व लगा हुआ है और यहां पे जो भाल्व लगा हुआ है वो दोनों भाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है ना। सेमीलूनर भाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज क्यों होता है, मान लो यदि क्लोज नहीं होगा तो ये ब्लड जो एरोटा में ब्लड है वो फर्दर फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो फिर से कहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, है ना। तो इसी को बैकवर्ड फ्लो जो ब्लड का ना हो उसी को रोकने के लिए यहां पे भाल्व लगा हुआ होता है। समझे बात। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर के साथ एरोटा में जो ब्लड मूव करता है, बहुत उसमें जो प्रेशर होता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है ना। अब यहां से प्रेशर अभी मान लो यहां पे ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर कमते जाता है ना। और आगे आके यहाँ पे जो भेन में आ गया, भेन का जो नेटवर्क वहां पे आने के बाद में बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से राइट आर्टरियम में आया, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल्स में, फिर पल्मोनरी आर्टरी होते हुए फिर कहां पहुंचा, ये लंग में पहुंचा। अब लंग में पहुंचने के बाद में फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। मैकेनिज्म उतना कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहां पे समझना है जो किस तरीके से हार्ट काम करता है, किस तरीके से कब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब इसका रिलैक्सेशन होता है, कब इसका रिलैक्सेशन होता है, कब ये ओपन होता है, कब ये क्लोज होता है ना। कब ये भाल्व ओपन होता है, क्लोज होता है। तो ये भाल्व ओपन होगा जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भाल्व ओपन होगा, है ना। जब इसका रिलैक्सेशन होगा तो ये भाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब ये भाल्व जब ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सेमीलूनर भाल्व ओपन होगा। जब ये रिलैक्स होगा तो सेमीलूनर भाल्व यहां पे क्लोज हो जाता है। समझे बात। इसी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन पूरी होल बॉडी में होते रहता है। यानी आर्टरी का जो नेटवर्क होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम करेगा, है ना। उसके बाद में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेन का जो नेटवर्क है वो क्या करता है, पूरा सेल से, ऑर्गन से, टिश्यू से, सब जगह से कलेक्ट होके कहां पे आता है, तो हार्ट में। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है सब जगह से लाके और राइट आर्टरियम में आके
क्या कहते हैं, राइट आर्टरियम तक वो लाता है। उसके बाद फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर इस तरीके से फिर लंग में ब्लड पहुंचा, है ना। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं दो टाइप का सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा। एक यहां से आप शुरू कीजिए, यानी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग में गया, लंग में फिर क्या होता है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर पल्मोनरी वेन होती है, कहां पे पहुंचा, लेफ्ट आर्टरियम में। तो यहां इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहां पे देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरेटा होते हुए आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी होते हुए, और यहां पे गैसेस एक्सचेंज हुआ, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन है या जो भी न्यूट्रिएंट है वो सेल को डिलीवर करेगा। अब सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है वो फिर ब्लड में आएगा, यानी वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और फिर से ए कहां पहुंचा, राइट आर्टरियम में, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, और आर्टरी का जो नेटवर्क है, वेन का जो नेटवर्क है, उसमें जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन के जो हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है।